हेलो फ्रेंड, दिस साइड रश्मि। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं अगस्त पार्ट 2 करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके कंटेंट्स। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी राइट, द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, चेंजेस इन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फिर वन लाइनर। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को डिटेल में देखते हैं, काफ़ी न्यूज़ में है अगस्त मंथ में। गवर्नमेंट जॉब दो टाइप के होते हैं, एक होता है गेस्टेड और दूसरा होता है नॉन गेस्टेड। गेस्टेड जॉब में आते हैं आपके हायर पोस्ट, जैसे कि सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम्स होते हैं आईएएस पीसीएस के, और नॉन गेस्टेड में आते हैं सी डी बी ग्रेड के एग्ज़ाम्स। अभी हाल में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत ग्रेड बी और ग्रेड सी के कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और ये जो है वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के, जैसे टेक्निकल होते हैं ना एग्ज़ाम रेलवे में, उसी तरह नॉन टेक्निकल भी होते हैं। तो नॉन टेक्निकल के लिए पार्टिकुलर ये बनाया गया है, और इसके अंतर्गत एक एजेंसी बनाई गई है जो कि पूरा चेक करेगा, फॉर्म देखेगा, फिर फॉर्म फिलअप होने के बाद आप जब एग्ज़ामिनेशन देते हो तो किस तरह से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना है। उसके अलावा फिर अगर आप निकल जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपकी पूरी डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है। ये सारा काम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करती है, ठीक है। लेकिन जो आप एग्ज़ाम दोगे, जिस एग्ज़ाम को आप लिखोगे, क्वेश्चन पेपर जो तैयार होता है, वो लेगी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी जैसे कि अभी आज हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम देने जाते हैं उनको बोलते हैं जेईई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर वो मेडिकल का एग्ज़ाम देने जाते हैं। उसी तरह अगर वो स्टूडेंट इसके लिए जाएंगे तो इसको बोलेंगे सीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 एग्ज़ाम को कवर किया जा रहा है, एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। तो एसएससी आपको पता है, एसएससी एग्ज़ाम होता है। उसके अलावा आरआरबी जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है करेंटली, और आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं। इन तीनों को अब एक ही एजेंसी देखेगी, जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है सीईटी, वो 3 एग्ज़ाम होंगे, 3 टाइप के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो सबसे पहला फेज़ है वो है क्लास 10th, यानी क्लास 10th पास जो स्टूडेंट होते हैं। जैसे कि रेलवे में बहुत सारी जो रिक्रूटमेंट होती है, उसमें क्लास 10th के बच्चों को लिया जाता है, 10th पास जो स्टूडेंट होते हैं। तो उसके लिए ये 10th, उसके अलावा फिर जो 12th पास है उनके लिए 12th, और ग्रेजुएशन पास है उनके लिए ग्रेजुएशन। यानी कि 3 तरह के टेस्ट अब सीईटी कंडक्ट करवाएगी। 10th पास एग्ज़ाम होगा सीईटी का, फिर सेकेंड हो सकता है कि जिसको 12th पास से जॉब लेनी है, तो बहुत सारी वैकेंसी आती है, एसएससी में आती है, उसके अलावा फिर रेलवे में आती है, तो वो लोग 12th पास देते हैं, तो उनके लिए है। और बैंकिंग वगैरह में ज़्यादातर ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट को ही लिया जाता है। तो वो तीनों टेस्ट होंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन वाले दे दिए तो आप 10th वाले के लिए एलिजिबल हो, 12th वाले के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तीनों टेस्ट देने पड़ेंगे। आप जॉब देख रहे हो, 10th पास जॉब भी देख रहे हो, 12th पास जॉब भी देख रहे हो, या ग्रेजुएशन पास जॉब देख रहे हो, तो तीनों टाइप के एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आया है, वो बहुत सारे डाउट भी हमारे माइंड में आता है, तो थोड़ा डाउट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि अप्लाई कब से होगा, तो ये अप्लाई होगा 2021 से। दूसरा, ये इसमें एग्ज़ाम कितनी बार होगी, तो ये इसमें एग्ज़ाम होने वाले हैं ट्वाइस अ ईयर, यानी 2 बार पूरे साल में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो 2 बार एग्ज़ाम होंगे। तो देखते हैं किस किस मंथ में होता है ये एग्ज़ाम, और इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये बहुत डाउटफुल है। क्योंकि तीनों एग्ज़ाम्स अगर देखा जाए, एसएससी, आरआरबी और बैंकिंग, इन तीनों एग्ज़ाम के पैटर्न बहुत डिफरेंस है। बैंकिंग के इंग्लिश के पैटर्न थोड़े टफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू एसएससी। एसएससी में मैथ होते हैं, आरआरबी में साइंस पे फोकस किया जाता है। तो हर एग्ज़ाम का एक अलग पैटर्न है, तो वो एक चैलेंजिंग फेज़ है गवर्नमेंट के लिए भी है कि वो किस तरह से क्वेश्चन सेट करेगा इससे रिगार्डिंग में। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जैसे अभी भी आता है। और दूसरा जो होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कुछ अच्छा भी हुआ है। अच्छा क्या हुआ है? अच्छा ये हुआ है कि इसमें क्या होगा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो ये अच्छा है कि किसी भी स्टेट के बच्चों को दूसरे स्टेट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
और 1000 के करीब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो मेजर चेंज हुआ इसमें हुआ है वो 12 लैंग्वेज में, यानी पहले तो आप हिंदी या इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते थे, अब 12 लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये एक अच्छा प्रोविज़न है। और स्कोर की बात होती है तो भाई कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, तो कट ऑफ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सपोज करते कि कोई किसी को 60% कट ऑफ आता है तो वो डिपेंड है बोर्ड पे। जैसे कि IBPS बोर्ड बोलेगा नहीं मुझे 80% वाले बच्चे चाहिए, तो 80% वाले इंटरव्यू देंगे, 60% वाले नहीं जाएंगे IBPS में। अगर SSC बोलेगा ठीक है मैं 60% वाले बच्चों को कॉल करूँगा, तो 60% वाले बच्चे जाएंगे वहाँ पे। तो स्कोर एक पार्टिकुलर मिलेगा और उसी स्कोर को वो लेके डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड पे जाएंगे और अपना आगे का फेज क्लियर करेंगे। एक सवाल माइंड में आता है कि क्या IBPS RRB और SSC हट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, वो बोर्ड रहेगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है CAT सिर्फ प्रिलिमिनरी क्वालिफाई के लिए है। उसके जो आगे के स्टेज होते हैं जैसे मेंस और इंटरव्यू, उसके लिए तो बोर्ड है ही, ठीक है। तो आपके जो स्कोर आएंगे अगर अच्छे आएंगे तो आप मेंस जाओगे और मेंस दे पाओगे, और बहुत अच्छा है तो तीनों में ही कॉल आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैलिडिटी क्या है, तो ये एक्चुअली 3 साल के लिए वैलिड है। सपोज अगर इस साल मैं देती हूँ 2021 में और मेरा स्कोर आता है 80%, तो मैं 3 साल के लिए वो स्कोर मेरा वैलिड रहेगा। मान लीजिए 60% आया, तो क्या 60% ही 3 साल के लिए वैलिड रहेगा? ऐसा नहीं है, आप दोबारा भी एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो सभी एग्ज़ाम आप जितने मन चाहे जितनी बार दे सकते हो, लेकिन आपका जो एज लिमिट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना एक एज लिमिट होता है कितने साल तक ही दे सकते हो, उस एज लिमिट में आओगे तो दे सकते हो, यानी अनलिमिटेड चांस है। सिलेबस की बात है तो ये बहुत ही डाउटफुल है और अभी तक गवर्नमेंट ने भी नहीं बताया कि उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो आगे देखते हैं। तो चलिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी हमने देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है करंट अफेयर्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, द्रविदा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, उसके अलावा हम लोगों ने देखा था क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया गया है प्रशांत भूषण के द्वारा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश चाहता है 6th शेड्यूल में आना, क्योंकि अभी वो 5th शेड्यूल में है, क्या क्या प्रोविजंस है 6th शेड्यूल में। तो आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि जो प्रशांत भूषण पे केस फाइल किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो वो क्या है और क्यों फाइल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट 2 तरह के चार्जेस लगा सकते हैं, उसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो पहला चार्ज है उसको कहते हैं सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और दूसरा जो है उसको कहते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। जो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो क्या है? सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है और उस जजमेंट के अगेंस्ट आप कुछ कहते हो या उसकी बात नहीं मानते हो, तो सुप्रीम कोर्ट सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है। इसका जो एरिया है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एरिया काफ़ी बड़ा है, जो कि प्रशांत भूषण जो कि एक एडवोकेट है उस पर लगाया गया है। क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है उसको जानते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को ये चार्ज लगाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में या कोर्ट के वर्क के बारे में या फिर जजमेंट के बारे में कोई भी कुछ गलत लिखता है या फिर कोई कुछ गलत बोलता है, ठीक है, या कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी पब्लिश करता है, तो उसको क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अंतर्गत सजा मिल सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि प्रशांत भूषण जी ने एक कमेंट कर दिया था, किस पे? तो उन्होंने कमेंट कर दिया था करेंटली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं एस ए बोबडे, उन्होंने ट्वीट कर दिया था। उस ट्वीट में क्या था, एक पिक्चर था जिसमें एस ए बोबडे जो है वो एक बहुत ही कॉस्टली मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने ये कमेंट भी किया था कि आजकल किस तरह से जुडिशरी में कितना ज़्यादा मतलब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, कितना ज़्यादा करप्शन हो रहा है, उस बात को उन्होंने हाईलाइट कर दी थी और इसीलिए ये ट्वीट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्ज कर दिया। तो ये पूरी स्टोरी इस तरह से है। उसके बाद अभी हाल में यही न्यूज़ में है कि
प्रशांत भूषण ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट कि मुझे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरे पास भी अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट है, फ्री टू स्पीच। आगे एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है ट्रिफेड। ट्रिफेड का अभी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है, तो ट्रिफेड को जरूर ध्यान में रखिएगा। ट्रिफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। ये क्या है? नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी जो कि प्रमोट करता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के प्रोडक्ट को, ठीक है। ये बना था 1987 में, और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। अभी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। ट्रिफेड के अंतर्गत अभी लेटेस्ट में एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वंधन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान, ठीक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग पे फोकस किया गया है कोविड-19 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंट इनिशिएटिव अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, वंधन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान स्टार्ट किया गया है। उसके अलावा वंधन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किया गया है। उसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की जा रही है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि जो फॉरेस्ट माइनर प्रोडक्ट, जो फॉरेस्ट जो टिम्बर्स वगैरह होते हैं उसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, उस पर भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। किसको? ट्राइबल्स को, ठीक है। ट्रीफूड स्कीम, ठीक है। तो अभी हाल में ट्रीफूड स्कीम भी काफ़ी न्यूज़ में है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ट्रीफूड के अंतर्गत, ठीक है। तो ट्रीफूड स्कीम काफ़ी लेटेस्ट स्कीम है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट अभी काफ़ी न्यूज़ में है, ये रिलेटेड है जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ है कि काफ़ी लोग पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत पकड़े गए हैं, तो इसीलिए ये लॉ काफ़ी कंट्रोवर्सी में है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है एक्ट लाया गया था जिसके अंतर्गत किसी भी इंसान को जेल में बंद किया जा सकता है इस संदर्भ में कि वो बाद में क्राइम करेगा या कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करेगा। तो इसी संदर्भ में क्या हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी लोगों को पकड़ा गया है। तो ये लॉ कितना सही है उसको हम लोग देखते हैं। और इसको देखने के लिए सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पाते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 भी बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में और कहता है कि कोई भी व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है इस संदर्भ में कि वो बाद में क्राइम करे, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। अगर आपको याद होगा, सबसे पहला जो प्रोविजंस हमारे आर्टिकल 22 में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ये बिना बताए नहीं पकड़ा जा सकता। उसको ज़रूरी है कि जो भी पकड़े यानी जो पुलिस है उसको इन्फॉर्म करे कि किस केस में उसको पकड़ा जा रहा है, पहला। दूसरा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जिसको भी पकड़ा गया उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लाया जाए 24 घंटे के अंतर्गत। और तीसरा कि किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत के अंदर 3 महीने से ज़्यादा दिनों के लिए जेल में बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन हाल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, जो एक्ट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसके अंतर्गत 2 साल तक किसी भी व्यक्ति को पकड़ के जेल में बंद किया जा सकता है, सिर्फ किसी संदर्भ में कि शायद वो बाद में क्राइम करे, ठीक है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में इसलिए है क्योंकि ये अंडरमाइन करता है ह्यूमन राइट और इंडिविजुअल लिबर्टी को, ठीक है। और ये लॉफुल भी नहीं है क्योंकि लॉ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना गुनाह किए जेल में नहीं बंद करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ है ना हमारा, तो किसी भी व्यक्ति को पहले उसको सुना जाए तभी उसको जेल में बंद किया जाए। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019, तो आपको याद होगा कि अभी हाल में लेबर लॉ, कितने टोटल लेबर लॉ? 44 लेबर लॉ। याद रखिएगा, एग्जाम प्रोस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल कितने लॉ को कंबाइन करके 4 कोड ऑफ लेबर लॉ बनाया गया है। तो टोटल 44 लॉ को कंबाइन करके 4 कोड ऑफ लॉ बनाया गया है। ये जो 44 लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ थे जिनको अभी कंबाइन करके 4 कोड ऑफ लॉ बनाया गया है। उसमें से एक कोड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो 2019 दिसंबर में आया था, उसमें अभी फ़िलहाल बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में है। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें चेंजेस करने की बात चल रही है। सबसे पहले तो किया जा रहा है कि ग्रेजुएटी पीरियड का जो होता है पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी क्या होता है कि किसी भी इंसान को किसी ऑफिस में
बहुत दिनों तक काम करने के सर्विस में ग्रेजुइटी दी जाती है, ताकि वो अपने बाद के लाइफ को, जो रिटायरमेंट फेज होता है, उसको अच्छे से जी सके। तो लॉ के अनुसार कोई भी व्यक्ति 5 साल तक किसी कंपनी में काम करता है तभी उसको ग्रेजुइटी मिलती थी, लेकिन अभी इसे चेंज करने की बात की जा रही है, क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन है और काफ़ी लोग अपने जॉब को खो चुके हैं। तो ऐसे में किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति 1 साल तक किसी कंपनी में काम किया है तो उस व्यक्ति को ग्रेजुइटी दी जाएगी। ठीक है। दूसरा प्रोविज़न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ग्रेजुइटी का जो प्रोविज़न है उसको सारे एम्प्लॉय के लिए एक्सटेंड किया जाए, सारे एम्प्लॉय को मिले, एक को नहीं, बहुत सारे एम्प्लॉय को मिले। ऐसा नहीं है कि आप बहुत डेली वेज वर्कर हैं या फिर आप मंथली वेज वर्कर हैं तो आपको ग्रेजुइटी नहीं मिलेगी, या फिर आप प्रोबेशनरी पीरियड में हैं, आपने ऐसे समय ज्वाइन किया है कि आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हैं किसी कंपनी के, तब भी आपको ग्रेजुइटी बेनिफिट मिले। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें रिकमेंडेशन आया है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वो है वेलफेयर फंड। इंपॉर्टेंट है कि एक सेंट्रल डेटाबेस हो जिसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर किसी कंपनी में जितनी भी कंपनीज हैं, सभी एम्प्लॉय की जानकारी रजिस्टर्ड हो, एक सेंट्रल डेटाबेस हो। ठीक है। उसके अलावा एक कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड बनाने की बात चल रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड के अंतर्गत अगर कोई वर्कर है, क्योंकि अभी कोविड-19 की सिचुएशन में क्या हुआ था कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर जो हैं वो दूसरे राज्य में चले गए थे, अपने घर वापस चले गए थे। उनका जो वर्क लोकेशन है वो है नोएडा और वो वापस अपने बिहार चले गए थे। ऐसे भी बहुत सारे वर्कर थे। तो ऐसे वर्कर को क्या उनको ग्रेजुइटी नहीं मिलेगी? तो नहीं, उनके लिए स्पेशल कंस्ट्रक्शन वेलफेयर वर्कर वेलफेयर फंड तैयार करने की बात चल रही है, जिसके अंतर्गत उन बेचारे लेबर्स को भी पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी याद रखिएगा ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019 बनाया गया है वो कितने लॉ को कंबाइन करके बनाया गया था? वो टोटल 9 लॉ को कंबाइन करके बनाया गया है। चलिए देखते हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी न्यूज़ में था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है हिंदू विमेंस इनहेरिटेंस राइट पे। अब क्या जजमेंट आया है, पूरे इशू को समझते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंसर्न करने चाहूँगी 1956 का एक्ट, जिसको कहते हैं द हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो दादाजी की प्रॉपर्टी होती है वो जाता है बेटे को, यानी उनके बेटे को, यानी मेरे पापा को जाएगा। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी जो है वो उनके बेटे को जाएगा, यानी मेरे भाई को जाएगा। इस तरह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है। इसको कहते हैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 1956 एक्ट के अंतर्गत था। यानी कि घर के जितने भी मेल हायर है उन्हीं को ये प्रॉपर्टी शेयर हो रही है। ठीक है। अब कंडीशन क्या हुआ है देखिए, प्रॉपर्टी भी एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक प्रॉपर्टी को कहते हैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि दादाजी की प्रॉपर्टी है वो, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये क्या होता है ये देखिए, सपोज करते हैं कि अगर मेरे पापा सपोज करते हैं यहाँ रहते हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस प्रॉपर्टी को वो अपनी बेटियों में बांट सकते हैं, ऐसा कोई उनको नहीं रोकेगा। उसको कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें शुरू से ही वीमेन को अधिकार दिया गया है। लेकिन एंसेस्टर प्रॉपर्टी में इन 1956 के अंतर्गत सिर्फ मेल मेंबर को अधिकार दिया गया है। ठीक है। अब क्या चेंज हुआ है, 2005 में इस एक्ट को अमेंड किया गया और अमेंड करके बोला गया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेल मेंबर हैं उन्हीं को ये अधिकार दिया जाए। अब जो फीमेल होगी, यानी कि प्रॉपर्टी में बेटी को भी अधिकार दिया जाता है बेटे के साथ। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ था, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि अरे वाह अच्छी बात है, बेटी को भी अधिकार मिलेगी। अब देखिए क्या चेंज हुआ और क्या प्रॉब्लम हुई। जैसे कोई लॉ आता है तो लॉ के प्रॉन्स और कॉन्स दोनों ही आते हैं। इसमें क्या हुआ कि केस ये हुआ कि बहुत सारे केसेस आने लगे और 2015 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया जिसका नाम है प्रकाश वर्सेस फूलवती केस। 2015 में जब ये केस आया तो ये देखा गया कि जो प्रॉपर्टी है उस पे बेटी को अधिकार तभी मिलेगा जब तक उसके पिता 2005 के बाद, यानी 9 सितंबर को ये लॉ आया था, 9 सितंबर 2005 को। और अगर किसी के पिताजी 2002 में मर गए हैं या 2004 में मर गए हैं तो फिर उस बेटी को अधिकार नहीं है कि वो अपने पिता की प्रॉपर्टी को क्लेम कर सके। ठीक है।
तो आपने देखा कि इस केस में ये बात हुई कि नहीं, 2005 के बाद से ही पिता अगर जीवित है तो ये फॉलो होगा, अगर उससे पहले मर गए हैं तो ये फॉलो नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस आया। उसके बाद दूसरी केस आई फरवरी 2018 को। अब इस केस में जजमेंट बहुत ही डिफरेंट था, बहुत इंटरेस्टिंग था। इस केस में जजमेंट आता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी के पिताजी 2002 में मर गए हैं तो भी बेटी को अधिकार है कि वो क्लेम कर सकती है अपने एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो अभी तक हम लोगों ने देखा 2015 केस में बोला गया कि बेटी को अधिकार नहीं मिलेगा पिता के प्रॉपर्टी में अगर उसके पिता की डेथ हो जाती है 2005 से पहले। और हमने दूसरे केस में देखते हैं 2018 में कि बेटी को अधिकार मिल सकता है अगर उसके पिता की डेथ भी हो जाती है 2005 में। तो ये काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल था दोनों ही जजमेंट। तो अभी हाल में इसका एक फाइनल जजमेंट दिया गया और बोला गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी के पिता कब मर रहे हैं, क्योंकि बेटी को बाय बर्थ ये अधिकार दिया जाता है अपने पिता के प्रॉपर्टी पे, और बेटी को बेटा की तरह बिल्कुल एंसेस्टर प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार है। तो ये एक ऐतिहासिक जजमेंट है, एक रिमार्केबल जजमेंट है, इसलिए एग्जाम में आने के चांसेस भी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। वन लाइनर, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन रिमार्केबल जजमेंट ऑन वीमेन्स इनहेरिटेंस राइट ऑन विच केस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्केबल जजमेंट दिया अभी कि वीमेन को भी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी राइट मिलता है, वीमेन को भी अधिकार है अपने पिता और दादाजी के प्रॉपर्टी पे। तो ये जो इतना इम्पोर्टेंट जजमेंट हुआ वो किस केस में हुआ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो है विनीता शर्मा एंड राकेश शर्मा केस। ठीक है, हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो अभी हाल में अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। इनका नाम याद रखना आसान है क्योंकि अभी जो टॉपर भी है यूपीएससी में उनका भी नाम प्रदीप है। विच कमेटी हैज़ रिकमेंडेड टू इंक्रीज द मैरिज फ्रॉम 18 to 21। तो अभी हाल में एक कमेटी बैठाई गई थी जिसने रिकमेंडेड किया है कि मैरिज के एज को बढ़ाना चाहिए, 18 से 21 साल कर देना चाहिए। उस कमेटी का नाम है जया जेटली कमेटी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च कम अंडर विच प्रोग्राम। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अभी लॉन्च हुआ है, वो किस प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा? तो याद रखिएगा वो आएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन के अंतर्गत। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक पायलट प्रोजेक्ट है और उसको अभी कुछ यूटीज़ में अप्लाई किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन सी यूटी है। तो इसमें 6 यूटी आएंगे। आप ऐसा करना कि दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूटी है उनको छोड़ के जितने भी यूटी है उनको याद कर लो। तो अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, इन सब में ये पायलट प्रोजेक्ट अप्लाई किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि किस रीजन में अप्लाई किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन काफ़ी न्यूज़ में इससे रिलेटेड मैंने दिसंबर मैगजीन में अच्छे से कवर किया है, यहाँ भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ ताकि आपको उस मैगजीन में उस वीडियो में भी जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए देखते हैं नेशनल हेल्थ स्टैक। नेशनल हेल्थ स्टैक क्या है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट चाहती है कि सेंट्रल डेटाबेस हो सारे सभी लोगों का, ताकि उनके हेल्थ इश्यूज जो है, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है उसको ईजिली सॉल्व किया जाए। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि GSTN नेटवर्क है, उसके अलावा फिर UAIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधार, इस तरह के डेटाबेस हैं हमारे यहाँ सभी लोगों का। उसी तरह एक डेटाबेस होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में, जो भी है हेल्थ कंसर्न के लिए आते हैं हॉस्पिटल में, उनका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन एक जगह हो और वो जो भी इंश्योरेंस कवरेज ले रहे हैं उसका भी इंफॉर्मेशन एक जगह हो। उसके अलावा फिर जो भी प्रोटेक्शन स्कीम्स होती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अलग अलग प्रोटेक्शन स्कीम है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है कि किस स्कीम में कौन से लोग इन्वॉल्व है। तो ऐसा है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का भी ये एम है कि एक सेंट्रल डेटाबेस हो जिसमें सबकी रजिस्ट्री के इंफॉर्मेशन हो, सबका इंश्योरेंस कवरेज इंफॉर्मेशन हो और सबके नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन या प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी बेनिफिट दिया गया हो मिशन हो। इससे क्या होगा, इससे धांधली नहीं होगी, करप्शन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी पूरे सिस्टम में। ठीक है, और एक यूनिक डिजिटल आईडी की बात की जा रही है इस पूरे मिशन में कि एक यूनिक डिजिटल आईडी कार्ड हो सभी लोगों का, कि उनके हेल्थ कार्ड हो, सभी लोगों के पास अपना एक यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी,
ठीक है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चाह रही है कि एक प्रॉपर एक ऑटोनॉमस बॉडी हो जो कि फ्रीली काम करे, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ना हो। मेजर डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत मिलियंस ऑफ डेटा ऑफ सिटीजन को एक जगह लाया जाए। एक बिग डेटा का कॉन्सेप्ट है ये, एक डेटाबेस हो प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली टारगेटेड विच रीजन टू बी कार्बन न्यूट्रलिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लाया है जिसके अंतर्गत वो कुछ प्लेसेस में बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल चाहता है। अब यहाँ पे कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एनुअल जीरो इमिशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है वो एनुअली जीरो हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए। कौन से प्लेस में कम हो जाए, तो लद्दाख लेह कारगिल में कार्बन बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। which connect 140 countries of the world to a common grid is associated by which bank। ये कौन सा बैंक है जो इसको फिनांस कर रहा है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं OSOWOG। ठीक है, OSOWOG प्रोग्राम काफ़ी न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि कौन सा बैंक उसको असिस्ट कर रहा है, कौन सा बैंक हेल्प कर रहा है, तो वो है वर्ल्ड बैंक। देखिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट क्या है, ये एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाई पावर प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत क्या करना है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है। ठीक है, और फार ईस्ट और फार वेस्ट, यानी फार ईस्ट यहाँ पे कौन सी कंट्री है, वियतनाम, कंबोडिया, और फार वेस्ट यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज, ओमान, इन सबको एक कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, तो इस तरह से कनेक्ट करना है क्योंकि सभी रीजन्स जो है, ये सारे रीजन्स क्या होते हैं, सोलर एनर्जी अच्छा रिसीव करते हैं। तो अच्छा रिसीव करते हो तो उस सोलर एनर्जी का अच्छा यूज़ भी किया जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, सोलर पैनल बनाने में, तो उसका पूरा इस्तेमाल किया जाए और फार ईस्ट और फार वेस्ट को कनेक्ट किया जाए। इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चाहती हूँ क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो क्वेश्चन ऑफ द मंथ है, रिसेंटली एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट इज रिलीज बाय नीति आयोग, गुजरात स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन ओवरऑल कैटेगरी। अभी हाल में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट आया, उसमें गुजरात टॉप किया है। तो मुझे बताइए वो कौन सा यूटी है जो जिसने टॉप किया है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। अब मुझे आशा है कि आप ज़रूर आंसर करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब